इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी के 2023 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष। सही आंसर है 15 वर्ष। भारतीय संविधान ने 15 वर्ष की अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ऑप्शन बी समान नागरिक संहिता, ऑप्शन सी अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं और ऑप्शन डी पर्यावरण का संरक्षण। सही आंसर है ऑप्शन डी पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत है और अनुच्छेद 48 क में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। तीसरा क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दूसरा कथन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए न तो पहला ना ही दूसरा, ऑप्शन बी दोनों पहला तथा दूसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और ऑप्शन डी केवल पहला। सही आंसर है केवल दूसरा। संविधान के अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है और अनुच्छेद 118 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, इससे संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं और ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों। सही आंसर है ऑप्शन बी, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा होता है। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी है ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान या संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है अधिकरण भाग 11, दूसरा ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 और चौथा ऑप्शन है राजभाषा भाग 17। सही आंसर है ऑप्शन ए अधिकरण भाग 11। अधिकरण का वर्णन भाग 11 में नहीं बल्कि भाग 14 क में है। सातवां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य होते हैं। दूसरा कथन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है केवल दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दोनों पहला तथा दूसरा, तीसरा ऑप्शन है केवल पहला और चौथा ऑप्शन है ना तो पहला ना ही दूसरा। सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला। उपराष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य होते हैं। 8वां क्वेश्चन है भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा कथन है एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दोनों पहला तथा दूसरा, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा, तीसरा ऑप्शन है ना तो पहला ना ही दूसरा और चौथा ऑप्शन है केवल पहला। सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला तथा दूसरा दोनों। 9वां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। ऑप्शन से ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होता है। 10वां क्वेश्चन है संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा कथन है संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को भी विनियमित करने का अधिकार होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है पहला ऑप्शन है ना तो पहला ना ही दूसरा, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा, तीसरा ऑप्शन है केवल पहला और चौथा ऑप्शन है दोनों पहला तथा दूसरा। सही आंसर है दोनों पहला तथा दूसरा। 11वां क्वेश्चन है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है। दूसरा कथन है लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन से ऑप्शन ए केवल दूसरा, ऑप्शन बी न तो पहला ना ही दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और ऑप्शन डी दोनों पहला तथा दूसरा। सही आंसर है ऑप्शन डी दोनों पहला तथा दूसरा। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ये दोनों कथन सही हैं।